हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर लाए हैं जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कि हमारे संविधान में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। टोटल 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज तक हुए हैं। एज वी नो, अमेंडमेंट करने के लिए हमारे पास आर्टिकल 368 है एंड हम 3 प्रकार से संविधान में अमेंडमेंट कर सकते हैं। आज हम जो बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेगी। 5 मिनट देखोगे तब भी सीखने को मिलेगा और कंप्लीट देखोगे तब भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से। फर्स्ट अमेंडमेंट ब्रॉट बाय जवाहरलाल नेहरू। यही सिविल सर्विस का क्वेश्चन था कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट को लाने वाले कौन थे। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट वाज ब्रॉट बाय जवाहरलाल नेहरू 1951। अब हम इसके प्रोविजन देखने हैं कि इसके अंदर फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के अंदर क्या क्या था। सबसे पहले एडिड 9th शेड्यूल। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ने 9th शेड्यूल को ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में। अब बात आती है 9th शेड्यूल क्या है। 9th शेड्यूल में ऐसे लॉज रखे जाएंगे जिनका जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगी। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि जुडिशरी चेक करेगी जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है। जनरली 9th शेड्यूल के अंदर लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड लॉज होते हैं। तो एडिड 9th शेड्यूल टू प्रोटेक्ट लॉज रिगार्डिंग लैंड रिफॉर्म्स। बट हमें यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसे हम आईआर की होलो केस बोलते हैं। यहां से भी एसएससी ने, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि आईआर की होलो केस क्या है। आईआर की होलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि केशवानंद भारती केस के बाद जो लॉज हमने 9th शेड्यूल के अंदर डाले हैं हम उनका भी जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। तो एक ब्लैंकेट बैन अब 9th शेड्यूल नहीं रहा। 9th शेड्यूल क्लियर। एंड 9th शेड्यूल से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो 31B है। अब देखो सेकंड चीज क्या ऐड की, एडिड 15th 4। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल 15 में अमेंडमेंट किया और क्लॉज 4 को ऐड किया। अब क्लॉज 4 क्या कहती है, स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। आर्टिकल 15(4) स्पेशल प्रोविजन, रिजर्वेशन की बात करता है। किसके लिए? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। जो हमारी सोसाइटी में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है उनके लिए स्पेशल प्रोविजन किया जाएगा अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 4। स्पेशल प्रोविजन क्या होगा, उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में छूट मिलेगी, रिजर्वेशन रहेगा, सीट्स बुक रहेंगी। 2 चीज क्लियर। थर्ड, एडिड 31A रिगार्डिंग एग्रीकल्चर लॉज। साथ में 31A, आर्टिकल 31A को ऐड किया गया फंडामेंटल राइट्स में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। अब 31A में क्या है, ये 3 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 31A, 31B, 31C। 31A में 5 कैटेगरीज ऑफ लॉज हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उनको डाला गया है। अब हम देख चुके हैं कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ने 9th शेड्यूल को ऐड किया है, 15th क्लॉज 4 को ऐड किया है, आर्टिकल 31A को ऐड किया है। उसके साथ साथ 3 मोर ग्राउंड्स अंडर 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच में रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए 3 ग्राउंड्स को ऐड किया गया। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब आपको फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट समझ में आ गया होगा। जवाहरलाल नेहरू लाए थे, इसमें 9th शेड्यूल को ऐड किया गया, इसमें आर्टिकल 31A को ऐड किया गया, इसमें आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को ऐड किया गया। आईआर की होलो केस समझ में आ गया होगा। नाउ वी मूव टू 7th अमेंडमेंट। 7th अमेंडमेंट एक्ट, 7वें अमेंडमेंट एक्ट पे आते हैं। देखो 7th अमेंडमेंट एक्ट से सबसे पहले क्या गया, जब ब्रिटिश यहां से गए तो इंडिया में 4 कैटेगरी ऑफ स्टेट्स थे, कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C, कैटेगरी D। उन कैटेगरीज को 7th अमेंडमेंट एक्ट ने खत्म कर दिया और भारत में टोटल 14 स्टेट्स बनाए और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई। तो फर्स्ट चीज क्या आ गई, अबॉलिश द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स इनटू ABCD एंड ऑर्गेनाइज देम इनटू 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। कोई बात, एनी प्रॉब्लम? क्लियर।
तो 7th अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया, सबसे पहले तो ABCD क्लासिफिकेशन को खत्म किया और राज्यों को 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। सेकंड चीज क्या आ गई, कॉमन हाई कोर्ट्स फॉर 2 और मोर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को थोड़ा सा समझना। इंडिया में टोटल हाई कोर्ट्स कितने हैं, 25, स्टेट्स कितने हैं 28 एंड यूटीज कितनी है 8, क्योंकि दादर एवं नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को एक बना दिया गया है। तो 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, बट हाई कोर्ट्स कितने हैं इंडिया में 25। इसका मतलब कुछ स्टेट्स के कॉमन हाई कोर्ट्स होंगे, कुछ यूनियन टेरिटरीज के कॉमन हाई कोर्ट्स होंगे। तो हमारे यहां 7 ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जो कॉमन है, जैसे आपने सुना होगा चंडीगढ़ हाई कोर्ट, ये हरियाणा का हाई कोर्ट भी है और पंजाब का भी। वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट बोलते हैं, जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट वेस्ट बंगाल के लिए भी है एंड अंडमान निकोबार के लिए भी है। ऐसे हमारे यहां 7 हाई कोर्ट्स हैं, उनकी हम लिस्ट जब हाई कोर्ट्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो सेकंड प्रोविजन क्या किया, कॉमन हाई कोर्ट्स फॉर 2 और मोर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। क्लियर, कोई दिक्कत? वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट सेवेंथ। तो 7th अमेंडमेंट में वैसे 3 चीजें बट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ABCD क्लासिफिकेशन को खत्म कर दिया, उनके जगह 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। सेकंड क्या किया, कॉमन हाई कोर्ट्स को एस्टेब्लिश किया गया। अब है हमारा 9th अमेंडमेंट एक्ट, इससे रिलेटेड केस भी है। अब सबसे पहले समझते हैं कि 9th अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ। 9th अमेंडमेंट एक्ट में सेसेशन ऑफ बेरूबारी यूनियन टू पाकिस्तान। बेरूबारी एक जगह थी इंडिया में जो हमने पाकिस्तान को सीसीड कर दी, पाकिस्तान को दे दी। एक्चुअली हुआ क्या था, बेरूबारी एक केस है 1960 में, ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि अंडर आर्टिकल 3, जिसमें पार्लियामेंट इंडिया में स्टेट्स को रिऑर्गेनाइज करती है, कि अंडर आर्टिकल 3 इंडियन स्टेट क्या किसी टेरिटरी को दूसरे स्टेट को दूसरे देश को दे सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, उसके लिए आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो बेरूबारी यूनियन केस में यह बोला गया, तो उसके लिए हमने अमेंडमेंट लाई, 9th अमेंडमेंट एक्ट। तो उसमें हमने क्या किया, सेसेशन ऑफ बेरूबारी यूनियन टू पाकिस्तान, पाकिस्तान को बेरूबारी यूनियन दे दी। साथ में बेरूबारी यूनियन में प्रियम्बल से रिलेटेड भी एक केस है, जिसमें बोला गया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो अब आपको 3 अमेंडमेंट्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, फर्स्ट अमेंडमेंट, 7th अमेंडमेंट एंड 9th अमेंडमेंट। एनी प्रॉब्लम? अब हम जो नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो है हमारा 24th आर्टिकल, आर्टिकल 24। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो 24 आर्टिकल है, ये इंदिरा गांधी के टाइम पे लाया गया। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इसको लेकर आई थी। अमेंडमेंट 24। अब इसमें आपको 2 बात बहुत ध्यान रखने की है, 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इसमें। सबसे पहले क्या गया 24th अमेंडमेंट में कि पार्लियामेंट हैव अनलिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है। क्लियर? तो पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है। यह चैलेंज किया गया केशवनाथ भारती केस में, और केशवनाथ भारती केस
पॉलिटी का, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे लैंडमार्क जजमेंट है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस, पार्लियामेंट के पास पावर है अंडर 368 टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट वो बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती। पार्लियामेंट क्या नहीं कर सकती? बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती। अभी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? ढांचा, बेसिक ढांचा संविधान का, जैसे कि डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, इनको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया। द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय केशवानंद भारती केस। अब 24th अमेंडमेंट एक्ट से एक चीज और हुई, प्रेसिडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इज बाउंड टू गिव हिज एसेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। समझना इसको थोड़ा। जनरली हमारे यहां 3 टाइप के बिल्स होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ऑर्डिनरी बिल में प्रेसिडेंट कंसेंट दे सकता है, मना कर सकता है, रिटर्न कर सकता है। मनी बिल में प्रेसिडेंट चाहे तो कंसेंट देगा या उसको मना कर देगा, बट रिटर्न नहीं करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में प्रेसिडेंट बाउंड है, उसको सिग्नेचर करना ही होगा। मींस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए जो पार्लियामेंट बिल लाती है उसको प्रेसिडेंट डिनाई नहीं कर सकता, उसे उस पर एसेंट देना जरूरी है। तो प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज एसेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। तो ये था बच्चों 24th अमेंडमेंट। तो इसके 2 वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, फर्स्ट इज पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। तब केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है बट बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती। सेकेंड, प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज एसेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। 24th अमेंडमेंट एक्ट क्लियर, कोई दिक्कत? अब आते हैं हम, अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारा अमेंडमेंट 35th अमेंडमेंट। बच्चों 35th एंड 36th में बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन अंडर अमेंडमेंट 35 एंड अमेंडमेंट 36 बिकॉज बोथ आर रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ सिक्किम। दोनों के दोनों अमेंडमेंट सिक्किम से रिलेटेड है। 35th अमेंडमेंट एक्ट में सिक्किम को प्रोटेक्टरेट स्टेट से एसोसिएट स्टेट का स्टेटस मिलता है। तो सिक्किम एज अ एसोसिएट स्टेट। जब हम स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे तब हम पढ़ेंगे कि एसोसिएट स्टेट्स क्या होते हैं, प्रोटेक्टोरेट स्टेट क्या होते हैं। क्लियर? अब 36th सिक्किम एज अ फुल फ्लेजेड सिक्किम को पूरी तरह से इंडियन यूनियन में मिला लिया गया। क्लियर? कोई दिक्कत? तो 35th जो अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, सिक्किम को एज अ प्रोटेक्टरेट स्टेट ऐड किया गया था और उसके साथ साथ एक शेड्यूल ऐड किया गया था, 10th शेड्यूल, जिसमें सिक्किम से रिलेटेड कंडीशंस को रखा गया था। सिक्किम एज अ एसोसिएट स्टेट और 10th शेड्यूल को ऐड किया गया। जब 36th अमेंडमेंट से सिक्किम को एक फुल फ्लेजेड स्टेट बनाया तो उस 10th शेड्यूल को हटा दिया गया। आज 10th शेड्यूल के अंदर
एंटी डिफेक्शन है कूलर। आज 10th शेड्यूल के अंदर क्या है? एंटी डिफेक्शन लो। कोई दिक्कत? अब 35th में और 36th में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 35th में सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाया है एंड 36th में सिक्किम को फुल फ्लेज्ड स्टेट बनाया है। कोई दिक्कत? अब आते हैं अपने नेक्स्ट अमेंडमेंट पे। अमेंडमेंट 42 ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इस अमेंडमेंट से बहुत ज्यादा चेंज लाए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लाने वाली कौन थी? इंदिरा गांधी। तो 42nd अमेंडमेंट को कौन लाई? इंदिरा गांधी। कोई दिक्कत? अब इसमें बहुत सारे चेंज है बच्चों, 10-12 चेंज किए गए 42nd अमेंडमेंट से। यहां पे हम जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें प्रियम्बल में चेंज हुआ। अमेंडमेंट इन प्रियम्बल, और चेंज क्या हुआ? 3 वर्ड्स को ऐड किया गया। सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। तो पहला क्या हुआ? प्रियम्बल के अंदर चेंज किया गया और 3 वर्ड्स को ऐड किया गया, सेक्युलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी। ये तीनों ही वर्ड मैंने डीपली आपको प्रियम्बल में पहले ही मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। कोई दिक्कत? इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट एडिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे। उसके लिए हमने एक पार्ट को अलग से ऐड किया गया, 4th A। टोटल हमारे यहां 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। वी विल डिस्कस देम लेटर। कोई दिक्कत? पहला प्रियम्बल में अमेंडमेंट, सेकंड फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई, थर्ड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी मेंस के लिए। ट्राइब्यूनल्स क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती हैं एक तरह से, क्लियर? डिस्प्यूट्स को सोल्व करने के लिए होती हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स का प्रोविजन को ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट से, और उनको ऐड करने के लिए एक नया पार्ट ऐड किया गया, पार्ट 14A। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने क्या क्या ऐड कर दिया है? अभी प्रियम्बल में चेंज कर दिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड कर दी हैं, साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स का प्रोविजन कर दिया, साथ में 3 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ऐड किया, डीपीएसपीज को ऐड किया। अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट्स को कुछ गाइडलाइंस होती हैं, एडिड 3 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। फर्स्ट, फ्री एंड लीगल एड, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। कोई दिक्कत? अंडर आर्टिकल 39A, 39A के अंडर इक्वल जस्टिस एंड फ्री एंड लीगल एड, फ्री लीगल एड, ताकि गरीब जो व्यक्ति हैं समाज में उन्हें भी अच्छे वकील मिल सके और जस्टिस मिल सके। सेकंड, 43A, ए जहां भी होगा इसका मतलब क्या होगा? अमेंडमेंट। इसमें क्या है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन दी
मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज जो है हमारी फैक्ट्रियां हैं, उनके मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होगा। एंड 48A, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से रिलेटेड इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए थे, उनमें से एक ही है ये 48A। फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनवायरमेंट से रिलेटेड कौन से प्रोविजन है। क्लियर, कोई दिक्कत? उसके साथ साथ 5 सब्जेक्ट्स को स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर किया गया था, जिनमें एक एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, वो आप देख लेना। तो ये हमारा 42nd अमेंडमेंट है। और भी इसमें प्रोविजन है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है 42nd अमेंडमेंट के। नाउ 44th। अब 44 जब अमेंडमेंट आया तो गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है। फोर्थ अमेंडमेंट के टाइम पे गवर्नमेंट चेंज। तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने जो बहुत सारे प्रोविजन लाए थे उनको चेंज कर दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट से। थोड़ा समझना इसको। 42nd अमेंडमेंट में कहा गया था कि जो प्रेसिडेंट को एडवाइस दी जाएगी, प्रेसिडेंट बाउंड है उस एडवाइस को मानने के लिए। तो प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा दी गई एड एंड एडवाइस बाउंड है। बट 44th अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया कि प्रेसिडेंट जो ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो एड एंड एडवाइस को एक बार वापस भेज सकता है रिकंसिडरेशन के लिए। एक बार रिकंसिडरेशन के लिए अगर दोबारा से वही एडवाइस दे दी गई है तब वो बाउंड है उस एडवाइस को मानने के लिए। तो फर्स्ट, empowered president to send back advice for reconsideration, और दोबारा से सेम एडवाइस भेज दी है। नाउ ही इज बाउंड टू गिव एसेंट। क्लियर? सेकेंड, वी नो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इमरजेंसी प्रोविजंस को यूज किया था। हमारे यहां नेशनल इमरजेंसी आज तक 3 बार लगी है। जो थर्ड टाइम लगाई थी वो थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल थी। थर्ड टाइम जो इमरजेंसी लगाई है वो कॉन्ट्रोवर्शियल है क्योंकि वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे लगाई थी। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा दिया और उसकी जगह वर्ड लाए आर्म्ड रिबेलियन। तो आर्म्ड रिबेलियन, ARMED, आर्म्ड रिबेलियन इन प्लेस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ये। क्लियर? 2 पॉइंट क्लियर। थर्ड, इंदिरा गवर्नमेंट ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो कैबिनेट की सलाह पे नहीं लगाई थी। द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट को बोला और प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी घोषित कर दी। अब एक ऐड किया गया कि अब जो इमरजेंसी लगेगी वो कैबिनेट की रिटर्न एडवाइस पे लगेगी। आर्टिकल 352 का अगर यूज करना है प्रेसिडेंट को तो उसके लिए उसके पास क्या होनी चाहिए? रिटर्न एडवाइस। किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। रिटर्न एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू प्रोक्लेम इमरजेंसी। क्लियर? कोई दिक्कत? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे 44th अमेंडमेंट एक्ट में बात कही गई। जब इमरजेंसी लगी तब एक केस हुआ। केस का नाम है ADM जबलपुर। इस केस को हेबियस कॉर्पस केस भी बोलते हैं।
एडीएम जबलपुर केस में कहा गया कि जब नेशनल इमरजेंसी लगी है देश में तो आपके सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए जाएंगे, इंक्लूडिंग आर्टिकल 20 एंड 21। 20 एंड 21 राइट टू लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो जब नेशनल इमरजेंसी लगी होगी तो सारे फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। यह थोड़ा रिग्रेसिव जजमेंट था एडीएम जबलपुर। क्लियर? इस जजमेंट को नलिफाई करने के लिए 44th अमेंडमेंट एक्ट में एक प्रोविजन किया गया कि आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 ये कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे। नेशनल इमरजेंसी में भी आर्टिकल सस्पेंड नहीं होंगे। आर्टिकल 20 एंड 21 विल नॉट सस्पेंड even during national emergency। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट केस एडीएम जबलपुर केस, जिसमें कहा गया कि आर्टिकल 20 एंड 21 भी सस्पेंड हो जाएंगे। नाउ 44th अमेंडमेंट से कहा गया कि 20 एंड 21 नेवर सस्पेंड, विल नेवर सस्पेंड। क्लियर? कोई दिक्कत? 44th अमेंडमेंट समझ में आ गया? नाउ 44th हो गया। अब हम आते हैं 52nd अमेंडमेंट एक्ट। एंटी डिफेक्शन। सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट से एंटी डिफेक्शन कानून को लाया गया, दल बदल कानून को लाया गया। ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, कोई दिक्कत? अब 61st अमेंडमेंट, और ध्यान रखना कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट से जब एंटी डिफेक्शन को लाया गया तो उसके साथ साथ 10th शेड्यूल को भी ऐड किया गया था। 61st अमेंडमेंट एक्ट से इंपॉर्टेंट है, बार बार यूपीएससी में भी, सिविल सर्विस, एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारी वोटिंग एज को कम कर दिया, 21 ईयर्स से 18 ईयर्स कर दिया गया। वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18। उसके बाद इलेक्शन कमीशन में भी चेंज किए गए थे, उसको फिर मल्टी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बना गया दिया था। क्लियर? कोई दिक्कत? 69th अमेंडमेंट, अमेंडमेंट दिल्ली से जुड़ा हुआ है। इसमें दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित किया गया। दिल्ली एज एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, और साथ में दिल्ली को विधानसभा दी गई, मींस लेजिस्लेटिव असेंबली विथ 70 मेंबर्स। लेजिस्लेटिव असेंबली विद 70 मेंबर्स। थोड़ा समझना इसमें, दिल्ली एक स्पेशल केस है, दिल्ली एंड पौंडीचेरी। ये यूनियन टेरिटरी तो है, बट इनके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और इनका चीफ मिनिस्टर होता है। बट जो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर होता है उसके पास बहुत लिमिटेड पावर होती हैं। उसके पास लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर पावर नहीं होती, उसके पास लैंड के ऊपर पावर नहीं होती, उसके पास पुलिस रिलेटेड पावर्स नहीं होती। क्लियर? और साथ में एक प्रोविजन किया गया कि दिल्ली में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो 7 मेंबर के बने होंगे। कितने मेंबर के होंगे? 7 मेंबर्स के। 7 मेंबर काउंसिल मींस 10%। हमारे यहां और स्टेट्स में और सेंटर में 15% का रूल है, दिल्ली में 10% का रूल है। साथ में एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? जैसे यूपी है, यूपी में चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। दिल्ली में चीफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्लियर?
तो 69th अमेंडमेंट। बच्चों वीडियो पसंद आ रही होगी आपको, उम्मीद है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहें। 69th अमेंडमेंट क्लियर, 61st क्लियर, 52 क्लियर। अब आते हैं टू वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। सेवेंटी थर्ड एंड 74th। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायत। पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। एडिड 11th शेड्यूल, 11th शेड्यूल को ऐड किया गया। इस 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट्स हैं जिन पे पार्लियामेंट कानून बना सकती है। क्लियर। 74th अमेंडमेंट, ये अर्बन लोकल बॉडीज से रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू अर्बन लोकल बॉडीज, इसके लिए 12th शेड्यूल को ऐड किया गया। और इस 12th शेड्यूल में 18 सब्जेक्ट्स हैं जिन पे अर्बन लोकल बॉडीज म्यूनिसिपैलिटीज कानून बना सकती हैं। कोई दिक्कत? मिटा दें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 80 अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट 86। तो इस अमेंडमेंट ने एक आर्टिकल को ऐड किया, एक फंडामेंटल राइट को ऐड किया। एडिड 21A। 21A क्या कहता है? राइट टू एजुकेशन। किनके लिए? बच्चों के लिए, बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14। राइट टू एजुकेशन। क्लियर। ये पूछा भी गया है क्वेश्चन कि आर्टिकल 21A को कौन से अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया है? तो कौन से ऐड किया गया है? 81st से। एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल 45 इसमें चेंज किया गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 45 में क्या किया गया? चेंज किया गया। इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर का प्रोविजन डाला गया। अर्ली चाइल्डहुड केयर 0 to 6। समझना भाई, 0 से 6 साल के बच्चों को तो चाइल्डहुड केयर देने की जरूरत है। 6 से 14 वाला क्या करेगा? एजुकेशन लेगा, उसको स्टेट एजुकेशन देगी। अब स्टेट ने स्कूल खोल दिए हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर भी दे रहा है, तो मां बाप की भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है क्या? अपने बच्चों को क्या करें, वो स्कूल में भेजें। तो एडिड a new fundamental duty 51A। वो फंडामेंटल ड्यूटी क्या है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में भेजें। क्लियर। कोई दिक्कत? अब हम आते हैं 91st अमेंडमेंट एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट 91st। ये दो चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है एंटी डिफेक्शन लॉ के। 91st अमेंडमेंट एक्ट से हमने एंटी डिफेक्शन लॉ में चेंज किया। हमने क्या लिखा उसमें? अर्लियर हमारे यहां प्रोविजन था स्प्लिट का। स्प्लिट होता है 1/3।
अगर किसी पार्टी के 1/3 मेंबर छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाएं, एमएलए या एमपी, तो उन पे एंटी डिफेक्शन कानून लागू नहीं होगा। अब 91st अमेंडमेंट एक्ट से उस स्प्लिट के प्रोविजन को खत्म कर दिया और उसकी जगह प्रोविजन है मर्जर। मर्जर होता है 2/3। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लिया किसी पार्टी में 9 मेंबर हैं, तो स्प्लिट का मतलब 1/3। अगर 3 मेंबर दूसरी पार्टी में चले जाएंगे तो उन पे एंटी डिफेक्शन दल बदल कानून लागू नहीं होगा। अब उसको खत्म कर दिया स्प्लिट, अब क्या कर दिया मर्जर। अब कम से कम 6 लोग 2/3 दूसरी पार्टी में जाएंगे तब उन पे एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होगा। अगर 2 जाते हैं, 3 जाते हैं, 4 जाते हैं तो उन पे एंटी डिफेक्शन कानून लागू होगा और उनकी मेंबरशिप चली जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया? तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्लिट was removed। क्लियर, एंटी डिफेक्शन में। सेकेंड प्रोविजन क्या किया गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स shall not exceed 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। इसको थोड़ा समझना, जो हाउस की टोटल स्ट्रेंथ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, वो 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये अराउंड 75-76 बनते हैं। क्लियर? कौन सा हाउस? लोकसभा। ऐसे ही राज्यों के लिए, बट दिल्ली के लिए कितने परसेंट है? 10% है। तो 91st अमेंडमेंट एक्ट क्लियर, कोई दिक्कत? 92nd अमेंडमेंट फॉर एडिड 4 लैंग्वेजेस टू शेड्यूल 8। हमें पता है हमारे पास शेड्यूल 8 है जिसमें रिकॉग्नाइज्ड कितनी लैंग्वेज है? 22 जब हुई, जब हमने 92nd अमेंडमेंट एक्ट को लाए और 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया। इसमें 4 कौन कौन सी हैं याद रखना, बोडो, संथाली, इसको सांथल्स बोलते हैं, बोडो, सांथली, मैथिली एंड डोगरी। ये हमारा 92nd अमेंडमेंट एक्ट है। क्लियर? 93rd को मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं। 93rd में हमने आर्टिकल 15 क्लोज 5 को ऐड किया 93rd अमेंडमेंट में। तो आर्टिकल 15 क्लोज 5 क्या कहता है कि रिजर्वेशन होगा प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी, कि जो प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें भी SC/ST के लिए सीट क्या रहेंगी? रिजर्व रहेंगी। तो ये हमारा 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। 97th को भी समझ लेते हैं। 97th अमेंडमेंट एक्ट कोऑपरेटिव से रिलेटेड है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कॉन्सेप्ट को हमने 97th अमेंडमेंट एक्ट में रखा। तो इन दोनों को आप नोट कर लेना। तो 97th में कोऑपरेटिव्स हैं एंड 93rd में क्या है? आर्टिकल 15 क्लोज 5 रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अब हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सॉरी अमेंडमेंट, 99th। NJAC in place of कॉलेजियम सिस्टम। आप इसको थोड़ा समझना। हमारे यहां हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स के जजेस की अपॉइंटमेंट है वो कॉलेजियम सिस्टम से होती है। और कॉलेजियम सिस्टम में 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होते हैं। वो जजों की अपॉइंटमेंट के लिए लॉ मिनिस्ट्री को नाम भेजते हैं और उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो 99th अमेंडमेंट एक्ट से हमने एक NJAC लाई, नेशनल जुडिशियल कमीशन।
उसमें 5 मेंबर होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, लॉ मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और 2 एमिनेंट पर्सन होंगे। वो मिलकर जजेस की, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नाम को भेजेंगे। बट 99th अमेंडमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और फिर से कोलिजियम सिस्टम को लागू कर दिया। तो आज हमारे यहां कोलिजियम सिस्टम ही है जजेस की अपॉइंटमेंट का। क्लियर? 100 अमेंडमेंट एक्ट से हमने अपनी कुछ टेरिटरीज बांग्लादेश को सिसीड कर दी थी 100 अमेंडमेंट एक्ट से। क्लियर? 101 रिलेटेड टू जीएसटी। ये जीएसटी को जब हम लाए तो उसके लिए हमने 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया। कोई दिक्कत? 102 रिसेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है उसको संवैधानिक दर्जा दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। अब लास्ट 2 बचे क्योंकि ये न्यू है तो ये इंपॉर्टेंट भी है, 103rd एंड 104th। 103rd वेरी इंपॉर्टेंट। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने आर्टिकल 15 एंड 16 में अमेंडमेंट किए। हमारे यहां अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी रिजर्वेशन मिलता है, जिसको हम ईडब्ल्यूएस कोटा बोलते हैं, कि जो हाई कास्ट में तो हैं, जनरल तो हैं, बट इकोनॉमिकली क्या है वो वीक हैं, तो उनके लिए एडिशनल 10% कोटा रहेगा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी एंड साथ में जॉब्स में भी। तो रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। क्लियर? तो इससे आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 में अमेंडमेंट किया गया। आर्टिकल 15 में क्लोज 6 को ऐड किया गया, आर्टिकल 16 में क्लोज 5 को ऐड किया गया। अब इससे रिलेटेड एक केस है। क्लियर? कोई दिक्कत? 104th ये लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। हमारे यहां एंग्लो इंडियंस के लिए 2 सीट रिजर्व रहती थी लोकसभा में, उसको खत्म कर दिया गया। अब एंग्लो इंडियंस के लिए 2 सीट रिजर्व नहीं रहेंगी। एंडेड द रिजर्वेशन फॉर एंग्लो इंडियंस इन लोकसभा। उन 2 को प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया करते थे, बट आज के टाइम पे एंग्लो इंडियंस की जनसंख्या बहुत ज़्यादा कम है और 2 सीट्स उनके लिए बहुत ज़्यादा हैं, तो इस प्रोविजन को ख़त्म कर दिया गया। अब वो इलेक्शन लड़के आ सकते हैं। प्लस पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो एससी और एसटी को मिलता है वो कंटिन्यू कर दिया है नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए। क्लियर? ये हमारे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स थे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। जिसे कोई प्रॉब्लम है, किसी अमेंडमेंट में दिक्कत है, वो मैसेज कर सकता है, पर्सनल मैसेज कर सकता है, कमेंट कर सकता है और पूछ सकता है। थैंक यू।